सेहतमंद होने की कीमत। वह कुत्ता जिसकी दुम तेनालीराम ने कुछ देर के लिए सीधी करके दिखाई थी, बहुत ही कमजोर होने के कारण कुछ ही दिनों में मर गया था। उन्हीं दिनों तेनालीराम भी अस्वस्थ हो गया था। ऐसी स्थिति में राजपुरोहित को कुछ करने की सूझी। वह तो पहले से ही अवसर की तलाश में रहता था। एक दिन जब दरबार लगा था तो उसे यह अवसर मिल ही गया। महाराज, आप देख ही रहे हैं आजकल तेनालीराम जी अस्वस्थ चल रहे हैं। उनकी बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं, वे तो उसी कुत्ते की मृत्यु के समय से बीमार पड़े हैं जिसकी तुम उन्होंने सीधी करके दिखाई थी। बीमारी का सीधा संबंध कुत्ते की मृत्यु से है, वह बोला। स्पष्ट करो जो कहना चाहते हो, महाराज ने उलझनपूर्ण स्वर में कहा। महाराज, बात यह है कि कुत्ते की आत्मा की शांति हेतु अनुष्ठान करवाना आवश्यक है। यदि ऐसा न किया तो आप तेनालीराम के जीवन से हाथ धो बैठेंगे। आप ही तेनालीराम को समझाए कि वह कुत्ते की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करवाए। महाराज तेनालीराम को खोना नहीं चाहते थे। वे राजपुरोहित की चालाकी को नहीं भांप पाए और चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, ठीक है, हम तेनालीराम को आज्ञा देते हैं कि वह यह अनुष्ठान अवश्य करवाएं। अब तक तेनालीराम अपने आसन पर बैठा चुपचाप सुन रहा था। उसे आभास हो गया था कि पुरोहित किसी तरह चाल चलकर मुझे ठगना चाहता है। महाराज से इस बात की अनुमति लेकर उसने मुझे फंसाने की पूरी कोशिश की है। तेनालीराम ने उसी क्षण सोच लिया कि वह पुरोहित को सबक सिखाकर ही रहेगा। परंतु पुरोहित जी, इस अनुष्ठान कार्य में खर्चा कितना आएगा? तेनालीराम ने पूछा। ज्यादा नहीं, तुम्हें सिर्फ 600 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी होंगी। 600 स्वर्ण मुद्राएं? तेनालीराम ने चौंकते हुए कहा। परंतु मेरे पास तो इतनी मुद्राएं हैं ही नहीं, फिर यह अनुष्ठान कैसे करवाऊंगा? तेनालीराम, यह आप क्या कह रहे हैं? आपके पास वह अरबी नस्ल की घोड़ी तो है। जब आप स्वस्थ हो जाए तो उसे बेचकर जितनी रकम मिले वह मुझे दे देना। फिलहाल अनुष्ठान में अपने पैसे से कर दूंगा। राजपुरोहित किसी तरह से भी इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था, अतः वह अपना भरसक प्रयास कर रहा था कि तेनालीराम को किसी न किसी तरह लपेटे में ले लिया जाए। उधर तेनालीराम मन ही मन सोच रहा था, अब फंसा, परंतु प्रत्यक्ष में बोला, ठीक है राजपुरोहित जी, आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ, जैसा आप ठीक समझें। राजपुरोहित ने सोचा था कि वह अरबी घोड़ी 1000 स्वर्ण मुद्राओं में अवश्य ही बिक जाएगी। अनुष्ठान के इस नाटक में यदि 200-300 मुद्राएं खर्च भी हो जाए तो भी लाभ ही होगा। सारी बात महाराज के सामने तय हुई, अतः अनुष्ठान का तुरंत ही आयोजन किया गया। राजपुरोहित ने जैसे तैसे अनुष्ठान 2-1 दिन में निपटा दिया। अब वह तेनालीराम के स्वस्थ हो जाने की प्रतीक्षा करने लगा। तेनालीराम 8-10 दिन में स्वस्थ हो गया। एक दिन राजपुरोहित उससे कहने लगा कि वह अब घोड़ी को बेचकर उनका कर्ज चुकाए। तेनालीराम ने तुरंत ही उसकी बात मान ली। उसने घोड़ी ली और राजपुरोहित के साथ बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक फूल वाले से गुलाब के फूलों की टोकरी ली और उसे घोड़ी के पीठ पे लाद दिया। बाजार में पहुंच के तेनालीराम ने हाँक लगाई। इस अरबी घोड़ी पे लदी फूलों की टोकरी की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं और घोड़ी की कीमत सिर्फ 2 आने। यह घोड़ी 2 आने में उसी सज्जन को दी जाएगी जो इस पर लदी टोकरी को खरीदेगा। तेनालीराम की बात सुनकर राजपुरोहित तो चकित था ही, आसपास खड़ी लोगों की भीड़ भी चौंक पड़ी। तभी एक बुद्धिमान व्यापारी सामने आया और उसने फूलों की वह टोकरी व घोड़ी दोनों खरीद ली। तेनालीराम ने घोड़ी 2 आने में बेची थी, यह देख राजपुरोहित ने माथा पीट लिया। वह तो अब तक यही सोच रहा था कि घोड़ी की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसे मिल जाएंगी। शर्त के अनुसार अब उसे घोड़ी की कीमत 2 आने स्वीकार करनी पड़ी। तेनालीराम 2 आने राजपुरोहित की हथेली पे रखकर चलता बना। तेनालीराम ने अपनी चतुराई से राजपुरोहित की आशाओं पर पानी फेर दिया था। हवा को यहाँ लाओ। गर्मियों के दिन थे। वातावरण में चारों तरफ उमस भरी थी। महाराज दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में बैठे सभी लोग
पसीने से तरबतर हो रहे थे। स्वयं महाराज भी पसीने से नहाए हुए थे। राजपुरोहित गर्मी से कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहा था। वह बोला, महाराज, सुबह सुबह की शीतल और सुगंधमय हवा कितनी ताजगी भरी होती है। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि बाग की हवा दरबार में लाई जा सके? वाह राजगुरु, वाह, क्या उत्तम विचार है आपका। यदि ऐसा हो जाए तो गर्मी से छुटकारा पाया जा सकता है। यह कह के महाराज अन्य दरबारियों की ओर मुखातिब होकर बोले, क्यों, आप लोगों में से कोई बाग की हवा दरबार में ला सकता है? राजपुरोहित और महाराज की तो शायद मति मारी गई है। भला कभी ऐसा हो सकता है? मन ही मन ऐसा सोचते हुए दरबारियों ने अपनी गर्दनें नीची कर ली। स्पष्ट था कि बाग की हवा दरबार में लाना असंभव है। जो कोई व्यक्ति बाग की हवा दरबार में लाएगा उसे इनाम स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, महाराज ने घोषणा की। जाते जाते सभी दरबारी यही सोच रहे थे कि इस कार्य को कोई कर ही नहीं सकता। यह तो बिल्कुल ही असंभव बात है। बाग की हवा कोई वस्तु तो है नहीं जिसे उठा के मनचाहे स्थान पर ले जाके प्रयोग किया जा सके। अगले दिन फिर दरबार लगा। सभी दरबारी यह सोचकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि शायद कोई बाग की हवा ले आया हो। दरबारियों की निराश सूरतें देखकर महाराज बोले, लगता है मेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। निराश न हो महाराज। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तेनालीराम बोला, मेरे रहते आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। तो क्या तुम लाए हो बाग की हवा? बिल्कुल महाराज, मैं आपके लिए बाग की हवा कैद करके लाया हूँ। तेनालीराम की यह बात सुनकर दरबारी भी चौंक पड़े। महाराज ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कहाँ है वह बाग की हवा? तभी तेनालीराम ने बाहर खड़े 4-5 सेवकों को अंदर बुला लिया। वे महाराज के आगे पीछे घेरा बना के खड़े हो गए। उन सभी के हाथों में खस की लकड़ी और गुलाब व चमेली के फूलों से बने बड़े बड़े पंखे थे, जो इत्र जल आदि में भीगे हुए थे। तेनालीराम का इशारा मिलते ही वे महाराज पर पंखा झलने लगे। हवा के झोंकों से पूरे दरबार में सुगंधमय ताजगी भरी वातावरण बन गया। भीगे हुए बड़े बड़े पंखों की ठंडी हवा से महाराज को गर्मी से राहत मिली। उन्हें अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई थी। उन्होंने तेनालीराम की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए कहा, तेनालीराम, तुम वास्तव में चतुर हो। हमारी हर इच्छा तुम पूरी कर ही देते हो। बाग की हवा दरबार में लाने के इस कार्य के लिए हम तुम्हें 500 नहीं बल्कि 1500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देने की घोषणा करते हैं। साथ ही व्यवस्था मंत्री को आदेश देते हैं कि वह रोज दरबार में इसी प्रकार का हवा का प्रबंध करे।